नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर और वो खबर जिसका सीधा होता है आप पर असर। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले वर्ल्ड नाउ में क्या है इंपॉर्टेंट आज आपके लिए। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे खाड़ी देशों में अमेरिका के खिलाफ सेंटिमेंट बहुत तेजी से स्ट्रांग हो रहा है। खाड़ी देशों का मुंह भंग अमेरिका से हो रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगियों में शुमार सऊदी अरब ने भी अब ट्रंप की हेकड़ी निकालनी शुरू कर दी है। यानी पहले ईरान से ठनी, अब सऊदी से भी दुश्मनी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रोजेक्ट फ्रीडम के 36 घंटे में ही हवा निकल गई। होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका ने धूमधाम से ऑपरेशन शुरू किया, प्रोजेक्ट फ्रीडम, लेकिन बाद में यूटर्न ले लिया। कुछ ही घंटों के बाद इसे रोकने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के कहने पर ऐसा किया गया है, लेकिन असली कहानी ये नहीं है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और अन्य देशों ने आग्रह किया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया जाए क्योंकि बातचीत अच्छे लेवल पर चल रही है। ट्रंप झूठ बोल रहे थे और ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम से हटने के पीछे का जो कारण है वो अब सामने आ चुका है। इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह सऊदी बना। सऊदी ने 440 वोल्ट करंट का ऐसा झटका अमेरिका को दिया कि अमेरिका सख्ते में आ गया, डोनाल्ड ट्रंप सदमे में आ गया। सऊदी ने इस मिशन में सीधा साथ देने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया कि वो अपने प्रिंस सुल्तान एयरबेस से अमेरिकी विमानों को उड़ने की इजाजत नहीं देगा। साथ ही अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। यह अमेरिका के लिए ये झटका नहीं था, यह अमेरिका के लिए भूकंप था। राष्ट्रपति ट्रंप बर्फ की तरह जम गए इस जवाब के बाद, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में ग्राउंड सपोर्ट बहुत जरूरी है। और डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि हम सऊदी को जो बोलेंगे वो करेगा 2 मिनट के अंदर, लेकिन सऊदी पलट गया, सऊदी ने मना कर दिया। तो अब सवाल यह है कि सऊदी नाराज क्यों हुआ? उसने अमेरिका को आईना क्यों दिखाया, ट्रंप की हेकड़ी क्यों निकाली? क्योंकि अमेरिका और सऊदी के संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत प्रगाढ़ हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं ये दोनों मुल्क। लेकिन अब टकराव की स्थिति बन रही है। यानी मिडिल ईस्ट में भी आप देखिए कि अमेरिका के विदाई की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। बताएंगे आपको सऊदी और अमेरिका के बीच की तनातनी की कहानी और ईरान की क्या भूमिका इसमें, यह भी मैं आपको बताऊंगा। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका और चीन के बीच पक रही खिचड़ी की। एक तरफ ईरान की जंग में बुरी तरह हार के मोर्चे पर खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से ताइवान भी फिसलता जा रहा है। अब इस जंग से निकलने की बेचैनी है, चाहे दांव पर कुछ भी लगाना पड़े, क्योंकि ईरान के साथ तो चीन और रूस जैसे बड़े सहयोगी खड़े हैं और इन तीनों देशों के साथ एक साथ ट्रंप नहीं निपट सकते हैं। ऐसे में एक एक करके साधना बहुत जरूरी है। तो पहले ईरान को साधने की कोशिश की, ईरान को साध नहीं पाए, बातचीत नहीं हो पाई, डील नहीं बन पाई। फिर पुतिन से बातचीत की 1.5 घंटे फोन लाइन पर, और अब वो जा रहे हैं बीजिंग के दौरे पर, डोनाल्ड ट्रंप। और ये दौरा बेहद अहम हो जाता है तो चीन को साधने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ईरान के इस झमेले से अमेरिका का पीछा छूटे। जानकारी के मुताबिक ट्रंप 14 और 15 मई को 2 दिन के चीन के दौरे पर होंगे। आधिकारिक तैयारियां शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप का काफिला बीजिंग पहुंचाया जा चुका है। सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट्स बीजिंग पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा होने वाला है वो ताइवान का मुद्दा है। चीन अमेरिका के सामने ये अनकंडीशनल शर्त रखेगा कि ताइवान के ऊपर जो वरद हस्त अमेरिका ने रख रखा है उससे वो पीछे हट जाए और वो ईरान में पीस करा देगा। जाहिर सी बात है अमेरिका को किसी भी कीमत पर यहां से निकलना है, और अगर अमेरिका को सेफ और रेस्पेक्टफुल एग्जिट ईरान की जंग से मिल जाती है तो वो आराम से चाइना का सपोर्ट कर सकता है। और चीन इस बात को बखूबी समझता है कि ईरान जंग की वजह से ट्रंप बहुत लॉस में है। ऐसे समय का फायदा उठाया जा सकता है। ताइवान को लेकर अमेरिका को घुटनों पर लाया जा सकता है। अमेरिकी इतिहास भी इस बात का गवाह है कि अमेरिका ने अपनी जरूरतों के मुताबिक अपने साथियों की बलि देने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। और चीन का भी रवैया बहुत कुछ ऐसा ही है। धोखा चीन की फितरत में, और ये हिंदुस्तानियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता है।
तो यही वजह है कि चीन के दौरे को लेकर ताइवान सबसे ज्यादा आशंकित है और चीन उम्मीदों के आसमान में गोते लगा रहा है। बताएंगे आपको कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान भी लूज किया, खाड़ी से भी दुश्मनी हुई और ताइवान भी अमेरिका और ट्रंप के हाथ से फिसल सकता है। फिर उसके बाद आपको लिए चलेंगे होर्मुज के लेटेस्ट अपडेट पर, ब्रेकिंग न्यूज पर। क्या पकड़ा है होर्मुज में? क्या होर्मुज खुल चुका है, खुल जाएगा, नहीं खुलेगा, बंद रहेगा? क्या नया नक्शा जारी किया गया है? नक्शे के साथ ही आईआरजीसी ने चेतावनी भी दी है। आईआरजीसी ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज को रोक दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक नए नक्शे में तेहरान के अन्य अधिकार क्षेत्र की पश्चिमी सीमा ईरान के केशम द्वीप और यूएई के अल क्वैन के बीचों बीच खींची गई है। पूर्व की ओर यह सीमा ईरान के माउंट मुबारक और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा को जोड़ने वाली रेखा तक फैली हुई है। यह तस्वीर तब सामने आई है जब अमेरिका के साथ फिर से संघर्ष शुरू होने की बात कही जा रही है। ईरान और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे पर समुद्र में हमला करने का दावा किया है। वहीं आईआरजीसी का नया नक्शा मिडिल ईस्ट में जंग में नया मोड़ ला सकता है, नए तनाव पैदा कर सकता है। बताएंगे आपको इस नक्शे के बारे में, आईआरजीसी के अपडेट के बारे में, होर्मुज के अपडेट के बारे में, यानी मिडिल ईस्ट से निकल रही जितनी भी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट है, वो सब आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ विस्तार से। ईरान के साथ चल रही जंग में लुटा पिटा अमेरिका एक और मुसीबत की कगार पर आ खड़ा हुआ है। पहले ईरान से ठनी, अब सऊदी से भी हो गई है दुश्मनी। सऊदी अरब ने 440 वोल्ट का ऐसा झटका दिया है जिससे राष्ट्रपति ट्रंप अंदर तक हिल गए हैं और अमेरिका के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। संकेत तो ये मिलने लगे हैं कि खाड़ी देशों का अमेरिका से मोह भंग हो चुका है और अब तो बोरिया बिस्तर पैक करने की नौबत आ रही है। अमेरिका को लगता था, और अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति थे इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी लगता था कि अरब देशों को वो अपनी उंगलियों पर नचाते रहेंगे और अरब देश उनकी उंगली पर नाचते रहेंगे। वो जो भी ऑर्डर देंगे यस सर कह के मंजूर हो जाएगा। लेकिन इस बार सऊदी ने ट्रंप की तानाशाही को ठेंगा दिखा दिया। नतीजा क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज खोलने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया वो एक ही दिन के बाद रद्द करना पड़ा, यानी प्रोजेक्ट फ्रीडम को। दुनिया भर में तो ढोल पीटा डोनाल्ड ट्रंप ने कि पाकिस्तान और कुछ मित्र देशों के कहने पर हमने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है, अब हम किसी जहाज को नहीं निकालेंगे। पाकिस्तान की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि अभी आप बातचीत रोक दीजिए, हमारी ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। लेकिन ये सारे दावे झूठे थे, असली खिलाड़ी निकला सऊदी। तो एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ सऊदी, तो क्या दोनों एक हो रहे हैं? आखिर क्यों सऊदी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो रहा है और सऊदी ने ट्रंप को कैसे झटका दिया है, पहले यह जान लीजिए। और यह भी कि ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम को कैसे बट्टा लगाया सऊदी में, जिससे 36 घंटे में ही डोनाल्ड ट्रंप को अपना ये बहुत ही मशहूर सो कॉल्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा। तो सऊदी ने किया क्या है? ट्रंप ने जैसे ही होर्मुज स्ट्रेट में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान किया, होर्मुज में ईरानी नाकेबंदी तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की, वैसे ही सऊदी को इस बात की भनक लग गई। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित निकालने का उद्देश्य था। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने के 36 घंटे के बाद ही ट्रंप को यह प्रोजेक्ट रोकना पड़ गया। ट्रंप ने दावा किया कि कई देश मुझसे आग्रह कर रहे थे कि भाई प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दीजिए, अभी ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, डील हो जाएगी, आपको प्रोजेक्ट फ्रीडम नहीं करना पड़ेगा, 48 घंटे में होर्मुज खुल जाएगा। लेकिन ट्रंप के इस हवाई दावों की कुछ ही घंटों में पोल खुल गई। खबर यह आई कि सऊदी इस प्रोजेक्ट से बहुत नाराज है, इसी नाराजगी की वजह से प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना पड़ा। लेकिन अब सवाल यह कि सऊदी नाराज क्यों है? सऊदी यहां तक नाराज हो गया कि एयरबेस और एयर स्पेस के इस्तेमाल की अनुमति तक अमेरिका को उसने नहीं दी।
दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी समय के मुताबिक रविवार को होर्मुज स्ट्रेट में प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की। प्रोजेक्ट फ्रीडम का उद्देश्य था कि होर्मुज में जितने जहाज फंसे हुए हैं, खास करके पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में, वहां से उन जहाजों को एक एक करके निकाला जाए और होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की नाकेबंदी को चुनौती दी जाए, जो मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई के शुरू होने के बाद से लगातार जारी है। अमेरिका ने ऐलान किया था कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित निकाल कर लाएगा, अपने दम पर लाएगा, पूरी दुनिया का मसीहा बनना चाहता था। लेकिन बंद भी तो इसी की वजह से हुआ है। यह बात क्यों नहीं कबूल करता अमेरिका? खैर, इस दरमियान अमेरिकी झंडे वाले 2 जहाज होर्मुज बाहर निकले। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 2 अमेरिकी विध्वंसक होर्मुज स्ट्रेट को पार कर पर्शियन गल्फ में पहुंचे, जिन पर ईरान ने हमला करने की कोशिश की, हालांकि इसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने के बाद 36 घंटे में ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया, प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया। ट्रंप ने कहा कि कई देश आग्रह कर रहे थे, पाकिस्तान कह रहा था कि अभी करने की जरूरत नहीं है, सब बातचीत हो रही है ईरान से। लेकिन कहानी तो यह थी कि सबसे खास सहयोगी, अमेरिका का सबसे बेस्ट अलाई मिडिल ईस्ट का सऊदी, इस प्रोजेक्ट फ्रीडम से बहुत नाराज था। और कहा जाता है कि इसको रोकने की वजह क्या थी? अगर पर्शियन गल्फ में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स जाते बगैर ग्राउंड सपोर्ट के, यानी अपने जो बेसेस हैं उनके बगैर सपोर्ट के, तो फिर ये सारे के सारे वहीं फंसते, अमेरिकी जहाज भी डूबता और अमेरिकी सैनिक भी मारे जाते। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका अरब सऊदी के पास गया। सऊदी अरब ने कहा कि बताइए क्या बात है। तो अमेरिका ने कहा आप हम जो एयरबेस है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। हमें अपने डिस्ट्रॉयर्स के लिए और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए आपके एयर स्पेस की आवश्यकता है, जिससे हम अपने फाइटर जेट्स को एज अ सपोर्ट भेज सकें ईरान के खिलाफ। लेकिन सऊदी ने साफ इनकार कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया। अब कहते हैं मरता क्या ना करता। मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप बेबस हो गए, आगे कोई रास्ता नहीं, ऑपरेशन रोकना पड़ा। क्योंकि बाकी किसी कंट्री से अगर एयर सपोर्ट जाता भी तो बहुत टाइम लगता, आसपास के इलाकों को अगर नजर डालें। सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि वो अपने प्रिंस सुल्तान एयरबेस से अमेरिकी विमानों को उड़ने की इजाजत ही नहीं देगा और साथ ही अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। यह फैसला अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में लोकल सपोर्ट, ग्राउंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच फोन पर तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों आपस में उलझ गए, कड़वी बातचीत भी हो गई। लेकिन बावजूद इसके दोनों देशों में कोई सहमति नहीं बन पाई, कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इसके बाद थक हार कर अमेरिकी राष्ट्रपति को मजबूर होना पड़ा कि वो मिशन को फौरन रोक दें, वरना अमेरिकी सैनिक को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, नेवी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हो सकता है कि बहुत सारे शिप्स होर्मुज में डुबा दिए जाते। लेकिन सालों से अमेरिका के लिए पलक पावड़े बिछाने वाले उनके सबसे खास सहयोगी सऊदी अरब ने आखिर ट्रंप की दादागिरी के सामने घुटने टेकने से क्यों इनकार कर दिया और सीना तानकर क्यों खड़ा हो गया? ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई जिसने सऊदी को इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर किया? इसे जानने से पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते कैसे गहरे हुए, शुरुआत कैसे हुई, इस रिश्ते को मजबूत बनाने वाली वो कौन कौन सी बातें थी जिससे दोनों देश इतने करीब आ गए, और यहां तक कि सऊदी ने अमेरिका को अपने इलाके की जमीन दी, एयरबेस बनाने के लिए दिया और अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत दी। आखिर वो कौन सा आधार रहा कि सऊदी को खाड़ी में अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय सहयोगी कहा जाने लगा? कहानी थोड़ी पुरानी है लेकिन दिलचस्प है, मैं आपको सुनाऊंगा। 9 दशक पुरानी यह बात है। कहानी शुरू होती है तेल से। तेल के बदले सुरक्षा का वादा। सऊदी अमेरिका के रिश्ते 90 सालों से ज्यादा पुराना। रणनीतिक गठबंधन 1933 में हुई।
तभी सऊदी और अमेरिका के इस रिश्ते की शुरुआत हुई। लेकिन आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड रिजिम में महज 1.5 साल के अपने करियर में उन्होंने इतनी पुरानी दोस्ती को भी तार-तार कर दिया। सऊदी अरब ने पहली तेल सब्सिडी में सिलसिले के लिए करार किया था। अमेरिकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल के साथ ये डील हुई। 1938 में सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र दम्माम में तेल भंडार का पता चला। जैसे ही तेल भंडार का पता चला, अमेरिकी लाव लश्कर लेके आ गए, तेल मिला, आओ चलो तेल निकालते हैं। तो जहां तेल वहां अमेरिका। 1944 में अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी अरामको का जन्म हुआ और 1952 तक इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहा अरामको का। सऊदी सरकार ने 1980 में अरामको को अपने कंट्रोल में ले लिया। लाल सागर के जहाज पर ऐतिहासिक सामरिक रिश्तों का आगाज हुआ। फिर 1945 में मामला और मजबूत हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन रूजवेल्ट, सऊदी शाह अब्दुल अजीज के बीच बैठक हुई। अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोत यूएसएस क्वींस पर दोनों मिले। बैठक में दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत हुई। फिलिस्तीन में यहूदी देश की स्थापना पर बात हुई और दोनों के बीच ऐतिहासिक सऊदी अमेरिकी करार पर बातचीत हुई। बदले में सऊदी को क्या मिलता? सुरक्षा की डबल गारंटी। और बदले में अमेरिका को क्या मिलता? सऊदी का नॉन स्टॉप तेल। यानी ये जो दोनों देश करीब आए, ये तेल और सुरक्षा के लेन देन पर आधारित था। मुख्य रूप से तेल के बदले सुरक्षा पर आधारित 90 साल से पुराना याराना, जिसकी शुरुआत 1933 में ही हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती और मजबूत होती चली गई। फिर चाहे वो अरामको की बात हो 1952 में, फिर 1980 में जब तेल के बदले सुरक्षा की बात हुई तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के साथ, 1945 में, माफ कीजिएगा, स्वेज नहर में होने वाली इस बैठक में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई कि भाई आप सऊदी की सुरक्षा करेंगे चाहे किसी भी कीमत पर करें। और करीब 28 सालों तक दोनों देशों के बीच रिश्ते पूरी मजबूती के साथ कायम रहे और दिन ब दिन मजबूत होते गए। लेकिन एक वक्त आया 1973 में जब एक घटना ने दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ा अवरोध और तनाव पैदा किया। 1973 में अरब इजराइल का संघर्ष बढ़ा। इस दौरान ओपेक का बड़ा फैसला सामने आया। इजराइल के समर्थक देशों पर तेल देने पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका के खिलाफ भी सैंक्शन लगाया गया। प्रतिबंध ने अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। कुछ ऐसा ही सीन बना जैसे इन दिनों बना हुआ है ऑयल और गैस और उर्वरक को लेकर। 1979 में अफगानिस्तान में दाखिल हुआ सोवियत संघ। अफगानिस्तान से सोवियत संघ को निकालने की तैयारी की गई। अमेरिका, सऊदी और पाकिस्तान ने मुजाहिदीन फौज तैयार की और यहीं तालिबान का जन्म होता है। अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में फिर से मजबूती आई। मुजाहिदीन फौज में उसामा बिन लादेन समेत हजारों सुन्नी लड़ाके शामिल हुए और बाद में यही गुट जाकर अलकायदा बना और उसका चीफ बना उसामा बिन लादेन। 1973 के अरब इजराइल संघर्ष से कहानी बदलती है। लेकिन 1979 आते आते तक, जब सोवियत का विघटन हो रहा था, तब दोनों में दोस्ती फिर से हो जाती है, क्योंकि सोवियत के खिलाफ अमेरिका को एक विश्वसनीय सहयोगी चाहिए था। एक तो पाकिस्तान, जो अमेरिका का पुराना दलाल है, वो तो पहले से ही साथ था। फिर सऊदी अरब को साथ लाया गया और सऊदी अरब के साथ रिश्तों में फिर से मजबूती आ गई। इस मुजाहिदीन फौज में उसामा बिन लादेन अलकायदा के नाम से संगठन बनाता और बाद में उसका चीफ बन जाता और वही अलकायदा और उसामा बिन लादेन 9/11 कर देते हैं अमेरिका में जाकर। वो कहानी कुछ और है, लेकिन वो भी बहुत दिलचस्प है। किसी दिन कोई स्टोरी आई इससे जुड़ी हुई तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन अब सवाल आता है कि अब कहां से मामला चेंज हुआ। अमेरिकी और सऊदी अरब के रिश्तों को नया आयाम मिला इराक के कुवैत हमले के बाद। दरअसल इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पूरे इलाके में बड़ी ताकत बनकर उभर रहे थे। 1990 में कुवैत पर इराक के हमले के बाद सद्दाम हुसैन और सऊदी अरब के संबंध बेहद खराब हो गए। सऊदी अरब को डर था कि सद्दाम उन्हें अगला निशाना बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी, जिसके बाद खाड़ी युद्ध शुरू हुआ और यह तनाव 2003 में सद्दाम के पतन तक बना रहा, यानी अमेरिकी इन्वेजन के आसपास। क्योंकि 1990 में इराक ने कुवैत पर बहुत बड़ा हमला कर दिया था। इराकी सेना निकालने के लिए अमेरिका ने सऊदी में फौज भेजी।
कुछ धार्मिक हस्तियों ने अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की निंदा की। 2003 में सद्दाम हुसैन का अमेरिकी सैनिकों ने तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद से अमेरिका सऊदी के बीच रिश्ते फिर से मजबूत हो गए और तब से वो अमेरिका से हथियार खरीदने लगा और स्थिति यहां तक आ गई कि सऊदी अमेरिका से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। यानी पिछले 23 सालों में जबरदस्त दोस्ती का दौर 2003 के बाद से, और 2003 के बाद से दोनों देशों के रिश्ते दिन ब दिन मजबूत होते रहे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीपरी के मुताबिक सऊदी अरब आज की तारीख में अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। लेकिन 2001 की एक बड़ी आतंकी घटना ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हिला दिया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सबसे बड़ी बात, जिस अमेरिका ने अलकायदा का पालन पोषण किया, उसी अलकायदा ने अमेरिका में भारी तबाही मचाई, जंग छेड़ दी अमेरिका के खिलाफ। 9/11 के अटैक को अमेरिका अपने खिलाफ जंग मानता है। इसलिए आपने देखा होगा कि 9/11 का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान तक, इराक, सीरिया तक अमेरिका के साथ साथ नेटो देश भी आए थे, क्योंकि नेटो के चार्टर में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर नेटो में शामिल किसी भी एक देश पर हमला होता है तो पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा और पूरा नेटो मिलकर उसका जवाब देगा। इस हमले के बाद अमेरिका और सऊदी के संबंध में भी तनाव आया, क्योंकि अलकायदा के 19 आतंकियों ने यूएस में 4 विमानों को अगवा किया और 4 जगहों पर धराशायी कर दिया। WTC टावर में, वॉशिंगटन डीसी के ठीक बाहर पेंटागन में। चौथा विमान ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सभी के सभी मारे गए। हालांकि ये विमान व्हाइट हाउस को निशाना बनाने में कामयाब नहीं हो सके। इसमें 3000 अमेरिकी मारे गए थे। 19 विमान अपहरणकर्ताओं में से 15 के संबंध सऊदी अरब से थे। 11 सितंबर 2001 में जब अमेरिका में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ तो अमेरिका ने इसका बदला लेने का फैसला किया, और चूंकि ज्यादातर अमेरिकी जो वहां पर जो आतंकी इसमें इन्वॉल्व थे वो सऊदी से कनेक्ट करते थे, इसलिए सऊदी से भी बहुत ज्यादा तनातनी अमेरिका के संबंधों में आ गई। फिर आया वो समय जब अमेरिका ने रासायनिक और बड़े पैमाने पर विध्वंसक हथियार रखने का आरोप लगाकर इराक पर हमला बोल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे उस समय। सऊदी अरब ने अमेरिका से इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को हटाने का निर्णय किया, और सऊदी अरब का कहना था कि सद्दाम हुसैन को हटाए जाने से इराक में संप्रदायों में बढ़ जाएगा। हालांकि इससे अमेरिकी सऊदी संबंधों पर असर तो नहीं पड़ा, बल्कि रिश्ते और मजबूत हुए, क्योंकि इराक से खतरा सऊदी को भी था। लेकिन 2015 में जब अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया, तब फिर सऊदी की नाराजगी बढ़ गई। यह था बराक ओबामा का दौर। अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया, बराक ओबामा के नेतृत्व में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा। सऊदी अरब ने कहा कि अमेरिका ने बिना विश्वास में लिए हुए ईरान के साथ इतना बड़ा समझौता किया है। फिर सऊदी अरब ने आक्रामक विदेश नीति अपनाई। बहरीन में प्रदर्शन को कुचलने के लिए सेना भेजी। मिस्र में सरकार पलटने का समर्थन किया। यमन में जारी गृहयुद्ध में भी सऊदी ने सेना उतार दी। इससे अमेरिका और सऊदी के बीच बहुत ज्यादा तनातनी हो गई। इस नीति के तहत सऊदी ने बहरीन में लोकतंत्र के पक्ष में होने वाले प्रदर्शन को कुचलने के लिए जो सेना भेजी, उसमें मिस्र में अब्दुल फतह अल सीसी की तरफ से सरकार पलटने का समर्थन किया और यमन में जारी गृहयुद्ध में भी सेना भेजने का फैसला किया। इधर सितंबर 2016 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया, जिसके तहत 11 सितंबर के हमलों में शामिल होने पर सऊदी अरब पर अमेरिकी नागरिक मुकदमा दायर कर सकते थे। इस विधेयक को रुकवाने के लिए व्हाइट हाउस और सऊदी अरब ने बेहद कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सऊदी अरब ने यहां तक कह दिया कि अगर विधेयक पारित किया गया तो सऊदी अरब अमेरिका में अपना निवेश समाप्त कर लेगा। तब पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू की, और तब उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि उनके मुताबिक ईरान के साथ परमाणु समझौता एक बहुत बड़ी गलती थी। तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप यानी कि ट्रंप 1.0 में ओबामा की कोशिशों को झटका लगा और ईरान को भी झटका दिया गया, जब बराक ओबामा वाली डील ईरान के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने तोड़ दी।
फिर 2018 में भी एक सेटबैक आया। अमेरिकी पत्रकार जमाल खागोशी की हत्या, तुर्की के इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में हत्या की गई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर से गहराने लगा। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत जोर शोर से उठाया गया। 2018 का यह मामला है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस सीआईए ने इसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद अमेरिकी कांग्रेस में सऊदी अरब की कड़ी निंदा की गई। यहां तक कि हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठी। अमेरिका ने घटना में शामिल 16 से अधिक सऊदी नागरिकों पर वीजा बैन लगा दिया। हालांकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ रणनीतिक और व्यावसायिक संबंधों को प्राथमिकता देते हुए सऊदी का बचाव किया। बाद में अमेरिकी अदालतों ने क्राउन प्रिंस के खिलाफ मामला खारिज कर दिया और तत्कालीन बाइडेन प्रशासन ने भी संबंधों को पूरी तरीके से नहीं तोड़ा, जिसके कारण दो जियोपॉलिटिक्स और ऊर्जा हितों के कारण दोनों देशों के बीच संबंध बच गए। तो दोनों देशों के बीच कई बार रिश्तों में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा। बावजूद इसके सऊदी खाड़ी में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी बना रहा। दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते भी बने रहे। अमेरिका बड़े पैमाने पर हथियार, लग्जरी कारें सऊदी को निर्यात करता है। सऊदी बदले में तेल, फर्टिलाइजर अमेरिका को भेजता है। लेकिन अब यह कहानी होती है यहीं पर खत्म। कहानी के खत्म होने से यहां पर जान लीजिए कि दोनों देशों के बीच रक्षा सौदा, व्यापार सौदा कितना बड़ा है। मई 2025 की बात है। अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया गया। 142 बिलियन अरब डॉलर का रक्षा समझौता हुआ। सऊदी अरब की सेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की डील, हथियारों से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाईटेक बनाने की डील, सूचना और संचार प्रणालियों को हाईटेक बनाना भी इसमें शामिल था। डील कई देशों की जीडीपी से भी बड़ी थी। 100 से ज्यादा देशों की जीडीपी भी इस आंकड़े को नहीं छुपाई। सऊदी अरब को गाड़ियां, मशीनरी और हथियार बड़े पैमाने पर अमेरिका देता रहा है। अब 142 बिलियन डॉलर, जिसे सुनकर अच्छों के होश उड़ जाए। पाकिस्तान का कुल बजट नहीं इतना, कई देशों का डिफेंस बजट नहीं इतना जितने का डील सऊदी ने किया। मतलब आंकड़ों को देखकर आप समझ गए होंगे कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रिश्ते कितने गहरे रहे, चाहे वो सामरिक हो या व्यापारिक साझेदारी हो। ऐसे में आखिर ट्रंप को प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर सऊदी अरब ने मना क्यों कर दिया? मैंने आपको यह हिस्ट्री सिर्फ इसलिए बताई, यह समझाने के लिए कि दोनों देश आज से नहीं, 1933 से साथ साथ चलते आ रहे हैं। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, कुछ कुछ झटके लगे हैं, लेकिन आज भी सऊदी सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में अलाई है अमेरिका का। अब सऊदी अरब फिर नाराज क्यों हुआ? और ऐसी नाराजगी कि अमेरिका को कह दिया कि तुम अपने एयरबेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते। तो कहानी यह निकलकर सामने आई कि ट्रंप ने बिना प्लानिंग के और बिना खाड़ी देशों में सऊदी सहित बाकी सहयोगियों को जानकारी दिए, भरोसे में लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सऊदी अरब ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया कि अमेरिकी सेना को प्रिंस सुल्तान एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी। ना ही यहां से कोई भी अमेरिकी विमान उड़ान भरेगा और ना ही सऊदी के एयरस्पेस का इस्तेमाल अमेरिका करेगा। खाड़ी के देश इस बात से भी नाराज हैं क्योंकि ईरान पर हमला करने से पहले खाड़ी देशों को भरोसे में नहीं लिया गया और अमेरिका चूंकि काफी दूर है तो ईरान का गुस्सा अमेरिका पर तो नहीं निकल पाया, डायरेक्ट इनडायरेक्टली खाड़ी देशों पर निकला। यानी हरकत अमेरिका ने की, मार मिडिल ईस्ट के देशों को पड़ी, नुकसान मिडिल ईस्ट का हो गया, उनकी इकोनॉमी को हो गया, उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हो गया। इतना ही नहीं, रियाद ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अभियान के लिए सऊदी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने पर भी मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात जैसे ही पता चली वो गुस्से से फट पड़े। फौरन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन मिला दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, बेस हमारा, विमान हमारे, हम दोनों के बीच इस बात को लेकर करार है कि हम अपने एयरबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं क्राउन प्रिंस ने फोन पर ही साफ साफ इनकार कर दिया, कहा कि देश हमारा, इलाका हमारा, फैसला हमारा होगा। और चूंकि अमेरिका ने ईरान के युद्ध को लेकर और प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर कभी
खाड़ी देशों को भरोसे में लिया ही नहीं, कभी सऊदी को भरोसे में लिया ही नहीं, तो फिर किस ऑपरेशन में सपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है। कहते हैं इसके बाद काफी तीखी नोकझोंक हो गई डोनाल्ड ट्रंप और क्राउन प्रिंस के बीच में। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी से जब प्रोजेक्ट फ्रीडम पर सऊदी नेताओं की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सहयोगियों को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था। फिलहाल सऊदी का यह फैसला अमेरिका के लिए 440 वोल्ट के झटके के जैसा है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में ग्राउंड सपोर्ट बहुत जरूरी है। अमेरिकी शिप्स अगर जा रहे हैं और जहाज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आईआरजीसी ने अमेरिकी शिप्स पर अटैक कर दिया, उनके आर्म एम्यूनिशंस खत्म हो गए, उनको एयर सपोर्ट चाहिए, तो वो पास के मिडिल ईस्ट के बेसेस से ही आएंगे। इजराइल से आने में वक्त लग जाएगा, तब तक तो काम हो जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के सैन्य अभियान में आसपास के देशों का इस्तेमाल के बेसिस का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, जिससे कि वो जहाजों की आवाजाही की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस ऑपरेशन को फिलहाल कुछ समय के लिए रोका गया है ताकि युद्ध को खत्म करने के लिए किसी समझौते की संभावना की तलाश की जा सके। लेकिन इससे एक और बात निकलकर सामने आ रही, जिसकी संभावना मैं यहां से देख पा रहा हूं। वो संभावना खाड़ी देशों में पावर बैलेंस जो चेंज हो रहा है, यानी कि मिडिल ईस्ट का भरोसा अमेरिका के ऊपर जो अंधा विश्वास था वो अब खात्मे की दौर पर है। इसलिए यहां से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा अमेरिका को अपने बेसेस के साथ आने वाले कुछ सालों में। आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में इस वक्त सबसे बड़ा तनाव है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जा रहे हैं और ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने रहे हैं। अमेरिका के सामने स्थिति यह है कि ईरान भी हाथ ना आया और ताइवान भी गया। ताइवान को लेकर अमेरिका में कानून है कि वो ताइवान की रक्षा करेगा, लेकिन अब साउथ चाइना सी में हालत यह है कि ताइवान तो छोड़िए, अमेरिका साउथ चाइना सी में अपनी उपस्थिति बचा ले, बहुत बड़ी बात है। ताइवान, साउथ कोरिया, जापान सब स्ट्रेक पर है, सबने अपने अपने हथियार टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। वो भी अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहते। मिडिल ईस्ट से अमेरिका का सफाया, साउथ चाइना से अमेरिका साफ। उत्तर कोरिया छोड़ दीजिए, उत्तर कोरिया के खौफ से साउथ कोरिया और जापान की सैन्य तैयारी भी शुरू हो चुकी है। यानी ग्लोबली अमेरिकी वर्चस्व साफ हो रहा है। ईरान तो गया, अब ताइवान भी जाएगा। ईरान पर कंट्रोल कर नहीं पाए और बचा खुचा ताइवान उधर चीन लेने के फिराक में, और अमेरिका शायद इसकी इजाजत दे भी दे। अब मैं बताता हूं आपको असली कहानी, इसके पीछे की खबर क्या है। ताइवान में अपनी सरकार, सेना और संविधान है। वहां की जनता अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानती है, वहां की सरकार स्वतंत्र राष्ट्र मानती है। अमेरिका ताइवान को हथियारों की आपूर्ति करता है और ताइवान संबंध अधिनियम के तहत अमेरिका ताइवान की आत्मरक्षा में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अमेरिका का कानून है, यह कोई डील नहीं है। चीन इसलिए ताइवान पर अटैक करने से आज तक बचता रहा है क्योंकि अमेरिका और ताइवान में ताइवान संबंध अधिनियम है, लेकिन चीन इस अधिनियम को अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप मानता है। इसलिए ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के संबंधों में तनाव बना रहा है। लेकिन अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जंग में फंसे हुए हैं और वो 14 और 15 मई को बीजिंग के दौरे पर जा रहे हैं, तो दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप बार्टर डील कर लें, आप मुझे ईरान युद्ध से निकालिए, हम आपको ताइवान पर वॉकओवर दे देंगे। क्योंकि इस दौरे में चीन और अमेरिका के बीच ताइवान का मुद्दा उठेगा ही उठेगा, 100% वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से आक्रामक रवैया चीन ने अपनाया है, बीजिंग ने अपनाया है ताइवान को लेकर, चाहे वो जल क्षेत्र में घुसपैठ की बात हो, हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की बात हो, इससे वैश्विक चिंता बढ़ी हुई है और ताइवान की चिंता भी बढ़ी हुई है। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, हो सकता है कि चीन का साथ पाने के लिए वो ताइवान को लेकर चीन से कोई बड़ा समझौता कर लें।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगले हफ्ते मुलाकात में ताइवान का मुद्दा उठ सकता है। जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दी है। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रूबियो ने कहा कि ताइवान हमेशा अमेरिका और चीन के बीच बातचीत का हिस्सा रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश समझते हैं कि इस क्षेत्र में कोई भी अस्थिरता उनके हित में नहीं है। रूबियो ने साफ किया कि अमेरिका नहीं चाहता कि ताइवान या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना हो जिससे तनाव बढ़ जाए या हालात बिगड़ जाएं। ट्रंप के दौरे को लेकर ताइवान चिंतित है, क्योंकि इस दौरे को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बातचीत के कुछ ही घंटों के बाद चीन ने इस बात पर जोर दिया कि स्वशासित ताइवान ही चीन और अमेरिका के संबंधों के बीच सबसे बड़ा खतरा है। चीन की ओर से इस बयान के बाद ताइवान सरकार ने चिंता जाहिर की। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1 मई को अपने बयान में कहा कि चीन की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति से ताइवान परेशान है, क्योंकि यह ताइवान मुद्दे पर चीनी धमकी को दर्शाता है। ताइवान पर चीन लगातार दबाव बना रहा, उसे अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान कहता है वो एक आजाद मुल्क है, एक संप्रभु राष्ट्र है, वो चीन का हिस्सा नहीं है। अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समर्थक भी है, हथियार सप्लायर भी है और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच भी है। इसी वजह से चीन अब तक ताइवान पर हाथ डालने से डरता रहा है। लेकिन आज की तारीख में जब ईरान में बुरी तरीके से अमेरिका फंसा हुआ है और उसे किसी भी कीमत पर वहां से निकलना है, तो फिर ताइवान की बाजी लगाई जा सकती है। ताइवान की चिंता इसलिए जायज भी है कि ट्रंप यूक्रेन के साथ ऐसा डबल गेम खेल चुके हैं। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन में दोस्ती बहुत अच्छी है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता रोक दी, क्रीमिया को रूस को सौंपने का दबाव बनाकर और रूस के प्रति नरम रुख अपनाकर यूक्रेन को धोखा दे दिया। उन्होंने जेलेंस्की को महान विक्रेता कहकर अपमानित किया। जेलेंस्की के खिलाफ अवैध तरीके से सैन्य सहायता रोककर जांच की मांग करके भी धोखा दिया और जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर बगल में कुर्सी पर बिठाकर जलील भी किया, जबकि वो पुतिन के साथ शिखर वार्ता करते रहे। और यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार को एनपीटी इसलिए किया था क्योंकि अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी दी थी, वरना यूक्रेन एक परमाणु शक्ति संपन्न देश था। अमेरिका के झांसे में आकर उसने अपने न्यूक्लियर हथियार दे दिए, एनपीटी कर दिया और उसके बाद अमेरिका भी पीछे हट गया, यानी कि ट्रंप पीछे हट गए। मैं बाइडेन सरकार की बात नहीं कर रहा या पहले की सरकारों की बात नहीं कर रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप का डबल गेम देख लीजिए आप। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस की ओर से स्वीकृत सैन्य सहायता रोक दी यूक्रेन के लिए, तो क्या ताइवान के लिए नहीं किया जा सकता है? जिस ताइवान पर चीन हमेशा से अपना हक जताता रहा है, दरअसल वो पहले नीदरलैंड्स के उपनिवेश का हिस्सा था, बाद में जापान के हिस्से आया और अब चीन इस पर अपना हक जता रहा है। तो चीन और ताइवान की कहानी क्या है, इसका इतिहास क्या कहता है, जल्दी से यह भी देख लीजिए। 1642 से 1661 तक ताइवान नीदरलैंड्स की कॉलोनी था। 1683 से 1895 तक चीन के चिंग राजवंश वर्ष का ताइवान पर शासन रहा। 1895 में जापान के हाथों हुई चीन की हार। 1895 में जापान के हिस्से आ गया ताइवान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के बाद अहम फैसला हुआ। अमेरिका ब्रिटेन ने ताइवान को लेकर बड़ा फैसला किया और चीन के बड़े राजनेता और मिलिट्री कमांडर चैंग काई शेक को सौंपने का फैसला कर लिया। चैंग की पार्टी का उस वक्त चीन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण था। चैंग को कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा। चैंग और उनके सहयोगी भागकर ताइवान चले गए और कई वर्षों तक 15 लाख की आबादी वाले ताइवान पर चैंग का प्रभुत्व रहा। कई सालों तक रहे चीन और ताइवान के बीच कड़वे संबंध। 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए। चीन ने 1 कंट्री 2 सिस्टम का प्रस्ताव रखा। चीन का हिस्सा मानने पर स्वायत्तता का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन ताइवान ने इन तमाम प्रस्तावों को ठुकरा दिया। साल 2000 में चेन शुआई बियान ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए। चेन शुआई ने खुलेआम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन किया और ताइवान की स्वतंत्रता की बात से चीन नाराज हो गया। जहां तक अमेरिका की बात है, वो फिलहाल इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। एक तरफ वो मिडिल ईस्ट की रक्षा नहीं कर पा रहा है, ईरान में फंसा हुआ है, साउथ चाइना सी में कमजोर है, तो हो सकता है ट्रंप बीजिंग से डील कर लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ताइवान को पहले ही धमका चुके हैं और कह चुके हैं कि आप अपने
देश का 50% सेमीकंडक्टर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन अमेरिका में करेंगे तो ही आपको सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। ताइवान अलग प्रेशर में है। अमेरिका ताइवान को हर तरह की सुरक्षा देने के पैक्ट पर काम करता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने अपने हिसाब से चीन से संबंध सुधारने के उतावलेपन में ताइवान को गहरे अंदेशे में डाला है। 1979 की बात है, राष्ट्रपति तत्कालीन जिमी कार्टर ने चीन से संबंध मजबूत करने के लिए ताइवान से राजनयिक संबंध ही तोड़ लिए और 79 में यह ऐतिहासिक डील हुई थी चाइना के बाद। 79 तक तो चाइना हमसे भी गरीब था। 79 के बाद चाइना का राइज हुआ, जब भर भर के अमेरिकी निवेश आया। अमेरिका ने हम कहा हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम हमारे लिए और दुनिया के लिए सामान बनाओ। उसके बाद चीन राइज किया और उस समझौते के लिए जिमी कार्टर ने ताइवान से राजनयिक संबंध तोड़ लिए। और आज की तारीख में भी चीन चाहिए, क्योंकि अमेरिका को ईरान से निकलना है और यह मजबूरी चीन बखूबी समझ रहा है। अब अमेरिका की भूमिका क्या है? ताइवान का सबसे अहम और एकमात्र दोस्त माना जाता रहा है। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से साल 1989 तक दोनों देशों के बीच बहुत गहरा दोस्ताना रहा। जिमी कार्टर जब आए तो उन्होंने अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए, क्योंकि उन्हें चीन के साथ डील करनी थी। कुल मिलाकर बीजिंग दौरे को लेकर आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप अपनी फंसी गर्दन को सलामत रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अमेरिका की साख बचाने के लिए ताइवान की बलि ले सकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक साथ मिडिल ईस्ट भी हार जाएंगे, ईरान हार ही गए हैं, साउथ चाइना सी भी हार जाएंगे और ताइवान भी उनके हाथ से चला जाएगा। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक तरफ जहां अमेरिका के फ्रीडम प्रोजेक्ट की सऊदी अरब ने वॉट लगा दी, वहीं ईरान का होर्मुज पर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। तो क्या ईरान होर्मुज खोलेगा? बिल्कुल खोलेगा, लेकिन अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड हटाने के बाद। तो चलिए जानते हैं होर्मुज पर अभी तक की क्या है ताजा जानकारी। अमेरिका के साथ ताजा टकराव के बीच ईरान के IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट का नया नक्शा जारी कर दिया है। इस नक्शे में होर्मुज स्ट्रेट के एक हिस्से को अपने सैन्य अधिकार क्षेत्र में दिखाया है। नक्शे के साथ ही IRGC ने चेतावनी भी जारी की है। IRGC ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज को जलाकर खाक कर दिया जाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक नक्शे में तेहरान के सैन्य अधिकार की पश्चिमी सीमा ईरान की केश्म द्वीप, जरा बिग स्क्रीन पर देखते हैं, UAE के उल क्वेन के बीच खींची गई है। पूर्व की ओर पर यह सीमा ईरान के माउंट मुबारक और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा को जोड़ने वाली रेखा तक फैली हुई है। मतलब ये जो मैप इस वक्त आप देख रहे हैं और इसमें ये जो एरिया ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं, इस पूरे एरिया को IRGC अपना कह रहा है। अमेरिका इसी को दादागिरी कहता है। अमेरिका कह रहा है क्या मजाक है, यानी किसी भी देश जो इस इलाके में मौजूद हैं, उनकी कोई जल सीमा है ही नहीं। इसको IRGC ने अपने अंडर बताया है। IRGC ने जो नक्शा जारी किया उसमें होर्मुज के बड़े हिस्से पर सुरक्षा नियंत्रण दिखाया गया है। पश्चिमी सीमा ईरान के केश्म द्वीप से लेकर UAE के अल क्वैन तक, पूर्वी सीमा ईरान के माउंट मुबारक से UAE के फुजैरा तक। यानी ईरान ने लगभग पूरे ट्रांजिट कॉरिडोर पर अपनी निगरानी और अपना अधिकार जताने की कोशिश की है। इस नक्शे के साथ एक नया ट्रांजिट प्रोटोकॉल भी जारी किया गया, जिसमें जहाजों को ईरानी तट के करीब से गुजरने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर वो हमारे इस बताए गए रास्ते से नहीं गुजरते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। IRGC का दावा है कि पुराने मुख्य शिपिंग रूट पर युद्ध के दौरान बारूदी सुरंगों का खतरा है, लेकिन कुछ जानकार यह भी बताते हैं कि इस रूट को अपने कब्जे में लेने के लिए पुराने रूट पर ईरान ने जानबूझकर बारूदी सुरंग बिछाई, सी माइंस लगाए, ताकि कोई भी शिप ईरान के कंट्रोल के बाहर न रहे। उधर से ही जाए जो रास्ता ईरान बताए, और वो रास्ता ईरान के कंट्रोल में।
इसी वजह से आज की तारीख में अमेरिका चाहकर भी होर्मुज पर खुद को बेबस पा रहा है और ईरान सुरक्षित रास्ता का भरोसा दे रहा है। और असली विवाद यहीं से शुरू होता है। ईरान चाहता है जहाज IRGC के निर्देशों का पालन करें, अपनी पहचान साझा करें, तय रूट से ही गुजरें। अमेरिका कहता है कि हमारी निगरानी में करो, हमसे पूछ कर करो। कौन होता है ईरान बताने वाला? ईरान से बात करोगे तो गोली मार देंगे। IRGC प्रवक्ता सरदार मोहेबी कहते हैं कि अगर किसी जहाज ने प्रोटोकॉल नहीं माना तो उसे रोका जाएगा, उसे जब्त कर लिया जाएगा। ईरान सिर्फ निगरानी की बात नहीं कर रहा है, बल्कि अब जहाजों को कैच एंड सीज करने की बात कर रहा है और कह रहा है हमारे इशारे पर ही जहाजों को यहां से जाना होगा। यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। इस योजना के तहत अमेरिका अपने देशों के जहाजों की, अपने सहयोगी देशों के जहाजों की सुरक्षित होर्मुज से निकासी की तैयारी में लगा हुआ था। अमेरिका दलील देता है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी एक देश का नियंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। इस मामले को लेकर अमेरिका UNSC में पहले ही जा चुका है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस दावे की और प्रोजेक्ट फ्रीडम की हवा निकाल दी, क्योंकि सऊदी ने अमेरिका को अपना एयरबेस और स्पेस देने से इनकार कर दिया। ईरान इसे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला बता रहा है। तेहरान का दावा है कि विदेशी सैन्य मौजूदगी से इस इलाके में खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी बहुत जरूरी है। यानी होर्मुज पर ईरान अमेरिका पर भारी पड़ चुका है और आज नहीं तो कल होर्मुज में अमेरिका को सरेंडर करना ही होगा अपना नेवल ब्लॉकेज। 36 घंटे के अंदर प्रोजेक्ट फ्रीडम की हवा ईरान ने निकाल दी और सऊदी ने भी अमेरिका को झटका दे दिया। खाड़ी के सभी देश अमेरिका से नाराज है क्योंकि उन्होंने सुरक्षा देने का भरोसा दिया था, वायदा किया था, बदले में बहुत तेल लिया, पैसे लिए, हथियार बेचे। लेकिन ईरान के साथ टकराव में सबसे ज्यादा मार मिडिल ईस्ट को पड़ी। सेकंड नंबर पर इजराइल रहा, क्योंकि ईरान डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था अमेरिका तक, इतनी रेंज नहीं है उसके पास। तो निशाना कौन बने? निशाना बने मिडिल ईस्ट के देश। और इसलिए होर्मुज और जो आपका मिडिल ईस्ट है वो बन गया जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट। फिलहाल इसे सीधे युद्ध की स्थिति नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालात बेहद संवेदनशील जरूर हैं। ईरान पहले भी कई बार होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दे चुका है और अब नए नक्शे और नए नियम ने तनाव और बढ़ा दिया है। अगर किसी जहाज को रोका गया या किसी सैन्य जहाज और IRGC के बीच टकराव हुआ तो होर्मुज में हालात और खराब होंगे और होर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया भर के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। होर्मुज में जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा वैसे वैसे पूरी दुनिया में तेल की स्थिति खराब होती जाएगी, गैस की स्थिति खराब होती जाएगी, उर्वरकों की स्थिति खराब होती जाएगी, फर्टिलाइजर्स महंगे होते चले जाएंगे, किसानों को नुकसान होता चला जाएगा, कच्चा तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ग्लोबल रिसेशन की चपेट में दुनिया आ सकती है, जिसकी दहलीज पर हम ऑलरेडी खड़े दिख रहे हैं होर्मुज के बंद होने की वजह से। और अमेरिका यहां मौजूद है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर शक्ति प्रदर्शन भी कर चुका है, लेकिन ईरान के बढ़ते नियंत्रण और बढ़ती ताकत के आगे अमेरिका हारता दिख रहा है और अब वो UN का रुख कर रहा है। यानी अमेरिका के हाथ से ये बात निकल चुकी है। अमेरिका ने होर्मुज के मामले को इतना पेचीदा बना दिया है कि पूरी दुनिया इस वक्त रिसेशन, महंगाई और बढ़ती कीमतों की मार झेल रही है। जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है, नाम आपको पता है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।